सीएम भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार से जुड़े राज्य सेवा के 21 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दी है। मंगलवार को सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल ने एसीबी से जुड़े मामलों को लेकर अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने 18 मामलों का निस्तारण किए जाने का फैसला किया है। तो सीएमओ में सीएम भजनलाल शर्मा ने अहम बैठक ली है, जिसमें विचाराधीन 18 मामलों का निस्तारण किया गया है। वहीं उदयपुर में पूजा के दौरान झुलसी पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। रिपोर्ट देखिए। गिरिजा व्यास की हालत नाजुक, करीब 90% तक झुलसी। गणगौर पूजा के दौरान हुआ था हादसा। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास की हालत नाजुक बनी हुई है। गणगौर पूजा के दौरान वो करीब 90% झुलस गयी। फिलहाल उन्हें अहमदाबाद के जाइडस अस्पताल के आईसीयू में रखा गया है। सोमवार को हुए हादसे के बाद परिजनों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। वाला फेर के अपने सारी पाठ वाट करके खड़ी होके आरती ले रही होगी। नीचे दीपक जल रहा था, चुन्नी थी गले में। ये बंसी अकेला था। मैं फार्म हाउस पे गया था, वहां से आए जितने तो ये हादसा हो गया। मैं भाग के आया, जब तक बच्चे लेके उनको हॉस्पिटल गए। इधर हादसे के बाद बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री का हाल जाना। सीएम भजनलाल शर्मा ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और गिरिजा व्यास के भाई भतीजे से फोन पर बातचीत की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। तो वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की। अब आपको गिरिजा व्यास के सियासी सफर के बारे में बताते हैं। डॉक्टर गिरिजा व्यास वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। गिरिजा व्यास कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रही। केंद्र और राज्य में बड़े पदों पर रही। राज्य और केंद्र सरकार में मंत्री रही। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। 1985 से 1990 तक विधायक रही। राजस्थान सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री रही। 1991 में पहली बार सांसद बनी। उदयपुर से 3 बार सांसद रही। 2009 में चित्तौड़गढ़ से लोकसभा चुनाव जीती। कांग्रेस की मीडिया प्रभारी, विचार विभाग की प्रमुख रही। कांग्रेस के मुखपत्र कांग्रेस संदेश की एडिटर इन चीफ भी रही। फिलहाल गिरिजा व्यास की स्थिति गंभीर है। उनका इलाज जारी है। लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ थाना इलाके के बीलिया कला गांव में एक पति पत्नी के बीच में घरेलू विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्नी ने अपने पीहर पक्ष के साथ ससुराल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पथराव भी किया, तोड़फोड़ की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जानकारी ली, जांच जारी है। और इसी बीच जयपुर के मनोहरपुर से खबर मिल रही है, जहां पर एनएचआई और ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। माधोवेणी पुलिया के नीचे से मिट्टी के धंसने की जानकारी सामने आ रही है। अब एलएनटी मशीन से खुदाई करते वक्त ये मिट्टी धंसी है। ठेकेदार ने मिट्टी के कट्टे लगाकर यहां पर इतिश्री कर ली। मिट्टी धंसने से हादसा होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। हाईवे पर 4 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की एनएचआई और ठेकेदार की भारी लापरवाही सामने आ रही है। जयपुर के मनोहरपुर से यह बड़ी खबर है, जहां पर मिट्टी धंसने से कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन ठेकेदार और एनएचआई ने आंखें मूंद रखी है। सिर्फ यहां पर इतिश्री करने के लिए मिट्टी के कट्टे लगा दिए गए हैं। तो प्रदेश की जेलों से 4 बार मुख्यमंत्री को और 1 बार उप मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है और इसके बाद जेलों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। जेल में सुरक्षा मापदंडों को पूरा करने के लिए अब जेल विभाग के बड़े अधिकारी फील्ड में हैं। आज जेल विभाग के एडीजी रुपेंद्र सिंह दौसा के सेंट्रल जेल से शालावास पहुंचे, जहां पर एसपी सागर राणा समेत जिला पुलिस के अधिकारी जवानों के साथ जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि जेल में कोई प्रतिबंधित सामग्री इस दौरान नहीं मिली है। आज शालावास सेंट्रल जेल जिला दौसा पे पुलिस और प्रिजन विभाग का जॉइंट सर्च ऑपरेशन था। तो इसमें आज शाम को सर्च की गई, जिसमें जिला पुलिस के
जवान, अफसर, एसपी साहब खुद, मैं और शालावास जेल का स्टाफ ने मिलकर सर्च करी। जेल के सभी वार्डन की सर्च की गई और यद्यपि कोई बरामदगी निषिद्ध वस्तु की नहीं हुई है, लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है जिसके तहत तलाशियां होती हैं। ये बात बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हमारा स्टाफ जो है वो इसमें शमूलियत हो रही है। चाहे अभी रिसेंटली मेडिकल स्टाफ इसमें सामने आया जिसकी मिलीभगत रही है, कुछ एक जेल के स्टाफ भी रहे हैं जिनकी मिलीभगत रही है, प्राइवेट व्यक्ति तो हो ही सकता है। सो इन सबके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 11 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 11 पुलिसकर्मियों के लाइन हाजिर किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल बिलाड़ा पुलिस सर्किल के 11 पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ है, जिन पर आरोप है कि बजरी माफिया से इन पुलिसकर्मियों ने सांठगांठ कर रखी थी और इनकी शिकायत लगातार एसपी तक पहुंच रही थी। बजरी माफिया से सांठगांठ के आरोप में यह गाज गिरी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की एसपी राममूर्ति जोशी ने इन 11 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने के आदेश दिए हैं। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर में से हमें शिकायत आ रही थी कि वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी जो है अवैध खननकर्ताओं से सांठगांठ रखते हैं, उनसे मिलीभगत रखते हैं। इसकी हमने गोपनीय तौर पे भी जांच करवाई और कुल 11 पुलिसकर्मी बिलाड़ा थाने के, कापड़ा थाने के और बिलाड़ा सीओ ऑफिस के संदिग्ध आचरण के पाए गए हैं, जिनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया ऐसे सबूत मिले हैं कि वो अवैध खननकर्ताओं से संपर्क में रहते हैं। तो उनके विरुद्ध हमने एक विभागीय कार्यवाही जांच शुरू की है और विभागीय कार्यवाही के दृष्टिगत रखते हुए उनको सभी को लाइन में उपस्थिति देने के लिए कहा है। सीकर के खाटू श्याम जी सदर थाने का फीता काटने की बात को लेकर के रेंज आईजी अजयपाल लांबा और दांतारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह के बीच में नोकझोंक हुई। आईजी ने दांतारामगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रहे गजानंद कुमावत के हाथ में कैंची पकड़ा दी और तब इसका विरोध करते हुए विधायक वीरेंद्र सिंह ने कैंची छीन ली और आईजी से ही फीता काटने को कहा। उद्घाटन के बाद विधायक ने समर्थकों के साथ थाने के बाहर नारेबाजी की। पूरा मामला सीकर के नए खाटू श्याम जी सदर थाने के उद्घाटन के दौरान का है। सार्वजनिक तौर पर कहा है कि जब कभी भी कोई इस तरह की राजकीय बिल्डिंग का उद्घाटन होता है तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से उद्घाटन कराया जाता है। आज जब ये उद्घाटन हो रहा था तो जनप्रतिनिधियों द्वारा इस बात की डिमांड करी गई कि बिल्डिंग का जो फीता काटने की जो रस्म है वो फीता पुलिस महानिरीक्षक काटे। उसके लिए मैंने मना कर दिया क्योंकि ये तो जनप्रतिनिधि ही हमारे सम्मान में, उनके द्वारा ही काटा जाना उचित रहता है। इसी बात आईजी साहब यहाँ आए, मैंने बाहर खड़े होकर वेट किया, जबकि प्रोटोकॉल में बड़ा हूँ मैं उनसे। विधायक का पद प्रोटोकॉल में आईजी एसपी से बड़ा होता है। उसके बावजूद मैं उनको रिसीव करने आया कि मेरे क्षेत्र में आया हूँ, इसलिए मैं बाहर रिसीव करने के लिए खड़ा रहा। उसके बाद में जो उसने फीता काटने की बात थी, गजानंद मुझे धक्के दे के और बीच में घुस रहा है। यार है क्या वो, धक्के दे के आगे घुस रहा है। शर्म तक नहीं आती ऐसे आदमी को। चुनाव लड़ती जनता इनको वोट देती है, जिनको डेकोरम पता नहीं, जिनको गाइडलाइन पता नहीं, जिनको व्यवहार तक का मालूम नहीं चीज का। अब उसके बाद मैं नहीं जाऊंगा इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में इसलिए नहीं जाऊंगा कि उन्होंने फीता मेरे मना करने के बाद उससे कटवाया, जो वो है नहीं है। और इस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चलेगी दांतारामगढ़। फीता काटने की बात थी तो फीता काटने में भी कोई ऐसी बात नहीं थी। फीता काटने के लिए आईजी साहब ने कहा कि आप दोनों व्यक्ति काट दो। मैंने उनको खुद कहा है कि आप काट दो, आप एमएलए साहब हैं। कहने नहीं, आईजी साहब काटो। आईजी साहब का मैं एक राज का प्रतिनिधि हूँ, मैं कैसे काट सकता हूँ, आप जन प्रतिनिधि हो, आप काटो। इस बात को लेकर उखड़ गए और चले गए, नाराबाजी करने लगे। वो तो उनके एक आदत सी हो गई है, तो वैसे विरोध करना है उनको। हाँ, विरोध करना है। अब भाई खाटू में यदि थाना अलग हो गया तो उनके क्या दर्द है। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लंबे वक्त से फरार 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी जगदीश मीणा और प्रहलाद मीणा को गिरफ्तार किया गया है। अवैध बजरी परिवहन कर रही ट्रॉली को जब्त कर लिया। ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक शैलेंद्र को भी अरेस्ट किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया, जहां पर
ट्रैक्टर ट्रॉली चालक शैलेंद्र को भी अरेस्ट किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो आपने गणगौर तो बहुत देखी होंगी, लेकिन बीकानेर के चांदमल डड्डा की गणगौर जैसी आपने जाहिर नहीं देखी होगी। ये रिपोर्ट देखिए। जिसकी एक झलक के लिए उमड़ता है आस्था का ज्वार। क्यों विशेष है चांदमल डड्डा की गणगौर? क्यों कभी चौक से नहीं निकली देवी बहार? सिर से पैर तक गहनों से लदी माता पार्वती और आश्वस्त करता माता का मुखमंडल। हाथों और पैरों की अंगुलियों में सोने चांदी की अंगूठियां, पायजेब और कड़े। सोने चांदी के आभूषणों में हीर जवाहरात और माणक मोती जड़े हुए हैं। गणगौर पर्व भगवान शिव यानी कि गण और माता पार्वती यानी कि गौर के लिए मनाया जाता है। ये गणगौर साल में 2 दिनों तक पुलिस के पहरे में रहती है, जहां दूर दूर से दर्शनार्थी पूजन अर्चन के लिए पहुंचते हैं। कीमत उसका चीज की होती है जिसकी आप कीमत करो। जो चीज अनमोल होती है, अब उस चीज का क्या कीमत तो उसकी होती है जो आदमी वैल्यूएशन करे या उसका कोई। ये तो माता का है, अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ, भिलाई से, और यहाँ स्पेशली इसी के लिए आई हूँ, गणगौर के लिए। बहुत मान्यता है इस गणगौर की, तो पूजा के लिए, दर्शन के लिए आई हूँ। बहुत ज़्यादा मानते हैं इस गणगौर को। यहाँ पे सब लोग बोलते हैं बहुत आस्था है, विश्वास है इस पे कि इस पे जो मांगते हैं वो मनोकामना पूरी होती है। इसकी मान्यता है, ये बहुत सालों से पुरानी गर्ज है जो पूरी हाथ पैरों की बनी हुई है और हर मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है और जो भी मांगो वो सच्चे दिल से पूरा होता है। ये बहुत पुराने करोड़ों के गहने हैं, हमें आइडिया भी नहीं है कि क्या है इनकी ओर। माता को रिझाने के लिए महिलाएं इस गणगौर के आगे नृत्य करती हैं। माता गवर्जा के साथ उनके पुत्र, जिन्हें भैया कहा जाता है, पास में बैठे नजर आते हैं। वे देखने में किसी सेठ साहूकार जैसे दिखते हैं। यहाँ पुत्र की कामना को लेकर आने वाली महिलाएं भैया को गोद में लेकर मन्नत मांगती हैं। करीब 150 सालों से निकल रही चांदमल डड्डा की गणगौर के पीछे संतान प्राप्ति की मनोकामना की कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि देशनोक से बीकानेर आकर के बसे सेठ उदयमल डड्डा के कोई पुत्र नहीं था। राज परिवार में अच्छी प्रतिष्ठा के कारण उनको शाही गणगौर देखने का निमंत्रण मिला। तब उदयमल की पत्नी ने प्रण लिया कि पुत्र होने के बाद ही गणगौर के दर्शन करूंगी। 1 वर्ष गणगौर की साधना से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम चांदमल रखा गया। तभी से गणगौर निकालने की परंपरा शुरू हुई। 150 सालों में आज तक गणगौर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया, ना ही कोई कलर या कोई और काम दोबारा कराया गया है। आज भी ये गणगौर कहते हैं कि वैसी ही नजर आती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। तो यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत पूरी होने के बाद फिर से आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर किया। गुजरात हाईकोर्ट से आसाराम को अंतरिम जमानत 3 महीने आगे बढ़ने के बाद राजस्थान के जोधपुर में भी उम्मीद थी कि अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन आज राजस्थान हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। उधर जयपुर में टोंक रोड पर आज से नारायण सिंह सर्कल बस स्टॉप को बंद कर दिया गया। पिछले कई सालों से यह बस स्टैंड यहां पर चल रहा था, जिससे ट्रैफिक के संचालन में भारी दिक्कतें आ रही थी। आपको बता दें कि नारायण सिंह सर्कल बस स्टॉप से चलने वाली दिल्ली की बसें अब बजरी मंडी ट्रांसपोर्ट नगर रुकेंगी। वहीं आगरा जाने वाली बसें रोटरी सर्किल से चलेंगी। सिंधी कैंप बस स्टैंड से स्टैचू सर्किल के रूट पर ही ये बसें स्टैचू सर्किल से नारायण सिंह सर्किल होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर जाएंगी। राजधानी जयपुर में टोंक रोड पर चलने वाला नारायण सिंह बस स्टैंड आज से बंद हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज रोडवेज की बसें फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रही, चूँकि रोडवेज की बसें जो अब तक यहाँ पर रुका करती थी उसको अब रोटरी सर्किल, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर में बजरी मंडी से संचालित किया जाएगा। अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि भाई साहब अब किस तरह से आगे ये पूरा रहने वाला है, चूँकि बस स्टैंड यहाँ बंद कर दिया गया। बसें कहाँ से चलने वाली, दिल्ली, आगरा, अन्य जगहों की? वो बजरी मंडी से चलेगी, प्राइवेट बसों के लिए जगह दी है और दिल्ली जाने वाली बसों के लिए जगह दी है।
और रोडवेज ने नया बस स्टैंड डेवलप कर दिया अपने रोटरी सर्किल पे। तो अब कहाँ ये रोटरी सर्किल पर भी होगा बस स्टैंड? रोडवेज का नया बस स्टैंड डेवलप हो गया और वहीं से जाएगी। अब तक जो रोडवेज की बसें यहाँ खड़ी होती थी नारायण सिंह सर्किल पर, तो उनको अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है आज से यहाँ पर? कंप्लीट बंद है। किस तरह से रहने वाला है यहाँ पे बसों का संचालन, अब क्या बंद हो जाएगा? जो दिल्ली जाने वाली बसेज है वो वहाँ पे बजरी मंडी ट्रांसपोर्ट नगर के पास में, और जो आगरा रोड पे जो बसेज जाएगी वो यहाँ की बजाय रोटरी सर्किल के साइड में रोडवेज की एक जगह है वहाँ से संचालित होगी। आपको दिखा रहा हूँ कि काफी जो लोग हाँ सर ये लोग परिवहन वालों को हम पर ट्रांसपोर्ट नगर ले जा रहे हैं तो वो प्राइवेट वाले हमको भगा रहे हैं, हमारी वो गाड़ियों को लगन नहीं दे रहे। यहाँ से प्रशासन भगा रहे हैं और हमें जिस टाइम परमिट दिए थे उस टाइम ये दिया था कि जहाँ रोडवेज चलेगी सिंधी कैंप से जहाँ से रोडवेज चलेगी वहाँ से ही प्राइवेट चलेगी, मतलब लोक परिवहन चलेगी। 2001 में जो प्राइवेट जो है ना स्टेज गैरेज का हुआ था घाट गेट से और बजरी मंडी हुआ था। अब बजरी मंडी जो है वो स्टेज गैरेज का है स्टैंड और लोक परिवहन का है, सेम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं और 35-36 हज़ार रुपये टैक्स दे रही है पर गाड़ी, और उनको हमको सिंधी कैंप से संचालित होना था, हमको नहीं हो, यह तय हुआ था परमिट दिया जब ये तय हुआ था कि सिंधी कैंप से आपको संचालित किया जाएगा, और अब हमको 9 साल से भटवेली खाके और नारायण सर्किल दे दिया गया, हम यहाँ से संचालित कर रहे थे, उसके बाद में अब हमको भगा रहे हैं स्टेज गैरेज वाले, वहाँ से नहीं लगने दे रहे, तो इन गाड़ियों का क्या होगा साहब? तो देखिए नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड के बंद होने के बाद एक परेशानी जो है लोक परिवहन सेवा से जुड़ी हुई बसों को भी हुई है कि उनका कहना है कि आखिरकार टैक्स देने के बावजूद उनको जगह निश्चित नहीं की गई, जहां पर रोटरी सर्किल दिया गया है वहां से उनको भगाया जा रहा है। तो सरकार इनके लिए क्या प्रबंध करेगी देखने वाला होगा। और कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो जयपुर पुलिस ने निजी बस चालकों से अवैध वसूली के करीब 15 साल से चल रहे खेल का पर्दाफाश किया है। तरीका ऐसा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी हैरान रह जाए। पुलिस ने 4 आरोपियों से करीब 45,000 रुपए नकद और एक स्कॉर्पियो जब्त की है। रिपोर्ट देखिए। गिरोह का था 2 टूक फरमान, चलानी है बस तो करो भुगतान वरना भुगतो अंजाम। पुलिस ने कैसे कसी गिरोह पर लगा। राजधानी जयपुर में पहली बार पश्चिम जिले की पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि सीकर रोड पर खड़ी होने वाली प्राइवेट कोच की जो बसें थी उनसे वसूली का काम कर रहा था। इस गैंग में शामिल 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुरानिया की निर्देशन में एक टीम को गठन किया गया जिसको पहली बार स्पाई कैमरे देकर के भेजा गया इस चौथ वसूली गैंग का खुलासा करने के लिए। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह, उसके अलावा कांस्टेबल सागर और नीरू पांडे की टीम ने स्पाई कैमरों की मदद से इस गैंग को निगरानी की। उसके बाद में जब गैंग के सरगना भगवान सिंह और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जो कि शिफ्टों में इन बस चालकों से रोजाना 30 से 40 हजार रुपए की वसूली का काम कर रहे थे। खबर बिल्कुल सच थी। पुलिस ने जैसा सुना था वैसा ही पाया। सब कुछ तय था, न चिक चिक न बकझक। तय रकम थमाइए और सड़क पर बस दौड़ाइए। तस्वीरें किसी रिपोर्टर की नहीं बल्कि जयपुर पुलिस के स्टिंग ऑपरेशन की है। मंगलवार को जयपुर पुलिस ने निजी बसों से अवैध वसूली करने वाली गैंग का खुलासा किया। पुलिस कहती है कि गैंग के डर के आगे कोई पीड़ित जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं था। ये 27 तारीख को हमारे डीएसटी इंचार्ज ने एक सूचना प्रेषित की कि चौमू पुलिया के पास में जो बस स्टैंड है उसमें एक अवैध गिरोह सक्रिय है जो जितने भी प्राइवेट बस चालक कंडक्टर हैं उनसे जान की धमकी देकर यात्रियों पर हमला करने के नाम पर, बस पे हमला करने के नाम पर अवैध वसूली में सक्रिय है। डीएसटी इंचार्ज ने वहां मौजूद जितने भी बस चालक कंडक्टर हैं कईयों से बात करने की कोशिश की। मुकदमे के लिए उन्हें कहा कि अगर इस तरह की बात है तो वो मुकदमा दर्ज कराएं, लेकिन बस चालक कंडक्टर ने दहशत के भय से और इस गिरोह के लंबे सालों से सक्रिय होने के भय से इस तरह का शिकायत दर्ज कराने से आनाकानी की। पुलिस के मुताबिक वसूली का खेल गैंग हर बस से 100 रुपए तक ले रही थी। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देते थे गुर्गे। चौमू पुलिया के आगे सामोद तक बीच रास्ते में मौका मिलते ही बस पर हमला करते थे गैंग के गुर्गे। बस पर पत्थर फेंकते, ड्राइवर कंडक्टर के साथ मारपीट करते। खास बात ये कि पूरा गिरोह शिफ्ट के मुताबिक काम करता था। प्रकृति संवेदनशील होने के कारण डीएसटी इंचार्ज ने ये सूचना मुझे प्रेषित की। सूचना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भाखरोटा में पदस्थापित सुरेंद्र सब इंस्पेक्टर को हमने एक टीम बनाकर जिसके सहायतार्थ सागर कांस्टेबल और नीरू पांडे कांस्टेबल इन दोनों को नियुक्त किया और एक गोपनीय टीम का गठन किया गया। टीम को ये कार्य दिया गया कि
जो संदिग्ध स्थान चोमू पुलिया बताया गया सूचना के अंतर्गत उस स्थान पर ये टीम जाके रेकी करे। स्पाई गैजेट्स से इनको हमने लेस किया कि स्पाई गैजेट्स की मदद से पूरे गिरोह की एक्टिविटी को वो रिकॉर्ड करे और इस तरह की जो कार्य कर रहा है इसका पूरा करते पे अग्रिम कार्रवाई करे। जयपुर पुलिस ने स्पाई गैंग की मदद से स्टिंग ऑपरेशन कर गैंग के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि ये गैंग 15 साल से चल रही थी। गिरोह हर महीने 8 से 10 लाख की अवैध वसूली करता था। वसूली गैंग का इतना था डर कि पिछले 15 सालों से नहीं हुआ कोई पुलिस एक्शन। 4 आरोपियों के कब्जे से अवैध वसूली के 45,360 रुपए, 1 चाकू और 1 कार जब्त की। इस क्रम में ये तथ्य सामने आया कि ये संगठित गिरोह लंबे समय से कार्यरत है और इसमें पारी वाइज, शिफ्ट वाइज ये लोग कार्य करते हैं, जिसमें जितने भी बस कंडक्टर हैं उनसे अवैध वसूली करते हैं और अगर उन्होंने वसूली नहीं दी तो उनको जान से मारने की धमकी और उनकी बसों पे हमले किए जाते हैं। इस पूरे रेकी के दौरान इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, इनकी शिफ्ट वाइज जितने भी लोग थे उनकी फोटो, इन सब से इन गिरोह के बारे में और अधिक पड़ताल शुरू हुई। पुलिस ने गैंग के भगवान सिंह, श्यामवीर, विक्रम और दिलीप नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो अपने सरगनाओं को वसूली का हिस्सा पहुंचाते थे। अभी तक जो तथ्य सामने है, करीब 15 साल से लोग कार्य कर रहे थे। अभी इन्होंने ये बताया कि इन्होंने 10 रुपए से शुरू किया था, जब ये करीब 15-17 साल पहले शुरू किया था और अभी ये बढ़ के 50 से 100 रुपए हो गया बस के हिसाब से। बड़ा सवाल ये है कि आखिर सिस्टम में कौन ऐसे लोग हैं जिनकी शह पर वसूली का ये गैंग चल रहा था। गैंग पहली बार जयपुर शहर में पकड़ में आया। यदि कोई बस चालक इनको पैसा नहीं देता था तो फिर उसके ऊपर पथराव तक की बात भी आती थी। तो ऐसे में अब इस पूरे गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कसा। आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित की, लेकिन प्रदेश बीजेपी इस फॉर्मूले को अपने संगठन में नहीं मान रही। हाल ही में प्रदेश भाजपा में मंडल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ, लेकिन मंडल अध्यक्ष हो या फिर जिला अध्यक्ष के चुनाव, यहां पर नारी शक्ति का वंदन अधूरा ही नजर आया है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के निर्वाचन होने के बाद अब सबकी निगाहें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की टीम पर टिकी हैं, जिसमें खास तौर से महिलाओं को उम्मीद है कि उनको टीम में जगह मिलेगी। असल में भाजपा सरकार ने महिलाओं को आरक्षण के लिए 33% के प्रावधान किए हैं। ऐसे में भाजपा के संगठन में महिलाओं की भागीदारी निश्चित रूप से संगठन में देखने को मिलेगी, लेकिन प्रदेश के 40 जिलाध्यक्षों के निर्वाचन में ये उम्मीद महिलाओं के लिए उम्मीद ही बनकर रह गई। इसमें केवल 4 महिलाओं को ही जिला अध्यक्ष बनाया गया, यानी 10% महिलाओं को ही जगह मिल पाई है। प्रदेश भाजपा चुनाव में मंडल समिति की 11 सदस्यीय टीम में 4 महिलाओं को शामिल करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसके बाद मंडल अध्यक्ष में इस फॉर्मूले को दरकिनार किया गया। 4 जिला अध्यक्षों में बीकानेर शहर अध्यक्ष के लिए सुमन चाजेड़, भरतपुर जिला अध्यक्ष के लिए शिवानी दायमा, नागौर देहात अध्यक्ष के लिए सुनीता रांधड़ और सिरोही जिला अध्यक्ष पद पर रक्षा भंडारी का निर्वाचन हुआ। इसी तरह मोर्चों, प्रकोष्ठ और विभाग की बात करें तो प्रदेश भाजपा में 7 मोर्चे, 25 विभाग और 19 प्रकोष्ठ हैं। हालांकि नए अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद इनमें अभी नई नियुक्ति होना बाकी है, लेकिन पहले की नियुक्तियों को देखें तो इनमें महिलाओं की भागीदारी काफी कम है। मोर्चों की बात करें तो भाजपा के 7 मोर्चे हैं, जिसमें युवा मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा शामिल है, जबकि इनमें सिर्फ महिला मोर्चा में ही महिलाओं को भागीदारी मिलती है। इसी तरह विभागों की बात करें तो 25 विभागों के संयोजकों में सिर्फ एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विभाग की महिला मुखिया है। बीजेपी नेता मुकेश पारिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाने के लिए काम कर रही है और आने वाले समय में नियुक्तियां होंगी उसमें उचित रूप से महिलाओं को शामिल किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है कि राजनीति में और सरकार में जिस प्रकार से महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, ये मेरा मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। आज जिस प्रकार से हमारी नारी शक्ति राजनीति में उभर के आई है, उनकी नेतृत्व क्षमता बढ़ी है,
और जिस प्रकार से उनका समाज में एक स्वीकार्यता महिला नेतृत्व की जो बढ़ रही है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का सोच, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता नजर आती है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही के संगठन के चुनावों में प्रयास किया है कि जहां भी संभव हो, अधिक से अधिक जहां संभव हो सकता है, वहां पर हमने जिला अध्यक्ष भी बनाए हैं, हमने मंडलों में भी महिलाओं को अध्यक्ष बनाया, और आगे जब प्रदेश की कार्य समिति का गठन होगा तो उसमें भी नियम अनुसार महिलाओं का उसमें भागीदारी रहेगी।